वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 6 पोइट्स एंड पैनकेक्स के हिंदी ट्रांसलेशन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में हमने ऑफिस बॉय तक पढ़ाई की थी। अब वहां से हम आगे बढ़ते हैं उस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सुब्बू, जो कि आपको पता है कि स्टोरी डिपार्टमेंट में लॉयर के साथ में रखा गया था। याद रखना, ये जो डिपार्टमेंट था, यहाँ पर वकील और जो सुब्बू था वो भी था उसमें। यहाँ ध्यान देना, आप देखिए लिखा हुआ है, यू सा सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल शी वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets, जिसमें वकील भी था और लेखकों और कवियों की एक सभा थी। अब आगे बढ़ते हैं। The lawyer was also officially known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. जो लॉयर था वो आधिकारिक रूप से लीगल एडवाइजर के रूप में था, विशेष ध्यान देना कानूनी सलाहकार के रूप में, परंतु हर कोई उसे इसके विपरीत बताता था। An extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over on the sets. While everyone stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment. When the actress paused for the breath, the lawyer said to her, "1 minute please," and played back the recording. अब इतना बड़ा पैराग्राफ मैंने पढ़ा, लेकिन आपको एक एक चीज़ इसमें अच्छे से समझाता हूँ। इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बनता है आपके। एक बार क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान देना कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक टैलेंटेड यानी प्रतिभावान एक्ट्रेस थी, यानी अभिनेत्री थी। अब जो बहुत अधिक क्या थी, टैलेंटेड तो थी, लेकिन साथ ही वो टेम्परामेंटल थी। टेम्परामेंटल का मतलब थोड़ी सी बात पर भड़क जाने वाला, तुनक मिजाजी, यानी कि जिसका स्वभाव गर्म हो, तो उसके नेचर भी, उसका स्वभाव भी गर्म था। एक बार वो सेट पर ब्लू ओवर यानी भड़क गई, ठीक है, नाराज हो गई बहुत ज़्यादा, और हर कोई, एवरीवन, हर कोई स्टूड स्टन्ड यानी कि भौंचक्का रह गया कि ये क्या हो गया इसको अचानक। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, तो उस वकील ने क्या किया, आवाज रिकॉर्ड करने का इक्विपमेंट यानी यंत्र चालू कर दिया। When the actress paused for breath, जब अभिनेत्री सांस लेने के लिए रुकी, the lawyer said to her, "1 minute please," वकील ने उससे कहा 1 मिनट कृपया, और उसने क्या किया, उसने उसको स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, उसने जो स्विच ऑन किया था वो रिकॉर्डिंग कर ली, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग को वापस प्ले बैक कर दिया, फिर से चालू कर दिया। देयर वॉज नथिंग इंक्रिमिनेशन और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। फिल्म निर्माता के बारे में अभिनेत्री के क्रोधपूर्ण भाषण में कुछ भी अकथनीय रूप से बुरा या दोषी दिखने वाला नहीं था, यानी कि इतना गलत कुछ बोला नहीं था उसने, फाउल यानी बुरा। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज स्ट्रक डम, परंतु जैसे ही उसने ध्वनि यंत्र के द्वारा उसने अपनी आवाज दोबारा सुनी, वह भौंचक्की रह गई, अवाक रह गई। देर उसके बाद में क्या हुआ देखिए, अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, कंट्री साइड यानी ग्रामीण क्षेत्र, देहात से आई हुई लड़की, शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ द वर्ल्डली एक्सपीरियंस that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into। अभी समझाता हूँ इन सब का मतलब कि यहाँ पर एक लड़की जिसका कैरियर अभी शुरू हुआ था, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे,
और उस लड़की का कैरियर इसने क्या किया, प्रेसीड पूर्व में होना। सोफिस्टिकेशन का मतलब होता है नजाकत, परिष्कृत व्यवहार, और कैटपुल्टेड इनटू का मतलब फेंकी गई। अब आप इस बात को ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये कि अभी देहात से आई हुई लड़की संसार के अनुभवों के उन सभी स्तरों से नहीं गुजरी थी जो आमतौर पर महत्व और नजाकत का वह स्थान पाने से पहले होते हैं जिसमें उसे पहुंचा दिया गया था। इसका मतलब समझिए, अर्थात लड़की का व्यवहार उसके वर्तमान स्तर के अनुकूल नहीं था। उसको ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां उसका कैरियर खत्म हो गया। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे। उस दिन उसने जिस डर का अनुभव किया था वह उससे कभी उबर नहीं पाई। That was the end of a brief and brilliant acting career. ये एक संक्षिप्त छोटे और अच्छे अभिनय कैरियर का अंत हो गया। The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about that said end. कानूनी सलाहकार ने, जो कि कथा विभाग का सदस्य भी था, मूर्खतापूर्ण तरीके से, अनविटिंगली मूर्खतापूर्ण तरीके से यह दुखद अंत कर दिया था। While every other member of the department wore a kind of uniform khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail. ये अब लीगल एडवाइजर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे तो आपके फिल्म एक्ट्रेस से रिलेटेड कैसे कैरियर ख़त्म कर दिया और उसके पहनावे ओढ़ावे से लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपके। तो जबकि विभाग का हर दूसरा सदस्य एक प्रकार का गणवेश पहनता था, खादी की धोती और बेढंगे क्लम्सली यानी बेकार तरीके से सिली हुई ढीली से सफ़ेद खादी की शर्ट, कानूनी सलाहकार इन सबसे अलग पेंट और टाई पहनता था और कभी कभी ऐसा कोट जो कवच जैसा लगता था, यानी कि उन सबसे बिल्कुल अलग सा वो पहनता था। Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamers, a neutral man in an assembly of गांधीतीज एंड खादीतीज। यहाँ पर दिया हुआ है, अक्सर वह अकेला और असहाय दिखता था, स्वप्न दृष्टाओं की भीड़ में नीरस तर्क वाला आदमी, गांधीवादी और खादीवादी लोगों के दल में न्यूट्रल था, निरपेक्ष व्यक्ति था वो। द बॉस ही वॉज अलाउड, यहाँ दिया हुआ है, लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस। वो जो दूसरे व्यक्ति बॉस के बहुत नज़दीक थे, ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, उसे अनुमति दी गई कि वो भी एक फिल्म का निर्माण करे, ऐसा उसे कहा गया। एंड दो यद्यपि a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came of the film. खूब सारा यद्यपि कच्चा माल और पैनकेक इसमें काम में लिया गया, लेकिन फिल्म ने कुछ ज़्यादा कुछ हासिल नहीं किया, यानी फिल्म नहीं चली। Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. Very very most important है, जरूर ध्यान रख लेना। फिर एक दिन बॉस ने कथा विभाग बंद कर दिया और शायद पूरे मानव इतिहास में यह एकमात्र उदाहरण था जहां एक वकील की नौकरी इसलिए चली गई
क्योंकि कवियों को घर जाने के लिए कह दिया गया। यानी कि वकील का कवियों से क्या संबंध, आप समझ रहे हैं। वकील का जॉब अलग है, कवियों का जॉब अलग है, लेकिन जब उसने स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया तो उसी के साथ में क्या हुआ, उसका भी जॉब चला गया। जेमिनी स्टूडियोज वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट्स लाइक एस.डी.एस. योगियर, सांगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। जेमिनी स्टूडियो था, यहाँ पर कहीं महान जो स्वतंत्रता सेनानी और कवि थे वो थे। ये फेवरेट हॉन्ट था, यानी हॉन्ट यानी भ्रमण स्थल था, फेवरेट यानी पसंदीदा। जेमिनी स्टूडियो जो था वो एस.डी.एस. योगियर, ये कौन थे, एक स्वतंत्रता सेनानी तथा राष्ट्रीय कवि थे। विशेष ध्यान रख लेना, इनका फेवरेट हॉन्ट था ये। और इसके अलावा सांगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री और हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ये एक कवि और नाटककार थे। ये से लोग भी यहाँ थे, विशेष ध्यान देना। लेकिन क्या हुआ, स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया था। इट हैड एन एक्सीलेंट मास विच सप्लाइड गुड कॉफी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। यहाँ पर एक बहुत अच्छी मैस यानी भोजनालय था, जो सारे दिन और रात बहुत समय तक अच्छी कॉफियाँ मिलती थी। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मींट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी वाज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। जब ये वो दिन थे जब कांग्रेस के शासन का मतलब पाबंदी होती थी और कॉफी पीते हुए मिलना काफी संतोषप्रद मनोरंजन होता था उस जमाने में। यहाँ पर barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated leisure, a prerequisite for poetry. दो एक लिपिकों और ऑफिस बॉयज को छोड़कर हर आदमी खाली रहता था, जो काव्य की पूर्ण शर्त है। यानी कविता लिखने के लिए लेखक के पास समय खाली होना चाहिए। यहाँ पर आप विशेष ध्यान देना, यानी वो और दूसरे कार्यों में व्यस्त नहीं हो, उनके पास में खाली समय होना चाहिए। लेजर यानी फ्री टाइम, और प्री रिक्विजिट का मतलब प्री कंडीशन, पहले की शर्त है। और यहाँ दिया हुआ है बारिंग यानी छोड़कर, के अलावा। तो बारिंग द ऑफिस बॉयज, मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी, बट बियॉन्ड डेट दे हैड नॉट द फैंटेस्ट एप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि वो लोग भी खादी के प्रशंसक थे, यानी कि खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे, परंतु इससे आगे उन्हें किसी प्रकार के राजनीतिक विचार की जरा सी भी समझ नहीं थी। यानी उन्हें कोई पॉलिटिकल ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, स्वाभाविक रूप से वे सभी कम्युनिज्म शब्द के खिलाफ थे। यानी उन्हें कम्युनिज्म से कोई मतलब नहीं था। अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट आंसर टाइप में। कम्युनिस्ट को क्या बताया गया है, कम्युनिस्ट एक ईश्वर विहीन व्यक्ति होता था। विशेष ध्यान देना, ही हैड नो फिलाइल और कंजुगल लव, उसके पास में किसी भी प्रकार का फिलियल यानी कि बच्चों संबंधी और कॉन्जुगल यानी वैवाहिक प्रेम नहीं होता था। यानी कम्युनिस्ट के बारे में,
he had no compunction about killing his own parents or his children. उसे अपने ही बच्चों को और माता पिता को मारने में किसी भी प्रकार की कोई ग्लानि महसूस नहीं होती थी, यानी उनको मार दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये विशेष नोट करने वाली बात है। कम्युनिस्ट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप में बन सकता है ये क्वेश्चन। अगर इसी में हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर दिया हुआ है, ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो हमेशा भोले और अज्ञानी लोगों के बीच अशांति एवं हिंसा उत्पन्न करने और फैलाने के लिए तैयार रहता था। अनरेस्ट का मतलब होता है एक तरीके से रेस्ट और अनरेस्ट यानी कि लोगों के बीच में द्वेष पैदा कर देना, अशांति पैदा करना, और वायलेंस यानी हिंसा पैदा करना। इग्नोरेंट यानी सीधे साधे भोले भाले लोग, अज्ञानी लोग। इनोसेंट यानी भोले भाले, इग्नोरेंट यानी अज्ञानी। Such notions which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studios. Evidence of it was soon forthcoming. यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि ऐसे विचार जो उस समय भी दक्षिण भारत में हर जगह फैले थे, वे स्वाभाविक रूप से जेमिनी स्टूडियो के खादीधारी कवियों में स्पष्ट रूप से फैले थे। इसका प्रमाण शीघ्र ही तैयार था, अर्थात शीघ्र ही मिल गया। फोर्थ कमिंग यानी अवेलेबल, उपलब्ध, और एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, प्रमाण। खादी क्लेड यानी खादी पहने हुए, और वैगली का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, डिमली। When Frank Buchmann's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. अब यहाँ पर ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इस चैप्टर का एक और भाग है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, MRA से रिलेटेड। तो आपको मैं अभी से ये बताता हूँ कि जो ये फ्रैंक बुकमैन हमने बोला, इसको बुचमैन भी बोल सकते हैं क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है ये। हम इसको फ्रैंक बुचमैन भी कह सकते हैं और बुकमैन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब फ्रैंक बुकमैन या बुचमैन की 200 लोगों की मोरल रीअर्मामेंट सेना 1952 में कभी मद्रास आई थी, तो उन्हें भारत में जेमिनी स्टूडियोज से अधिक स्नेही मेजबान अन्य नहीं मिला। यानी यहाँ पर आई थी वो 1952 में मद्रास में जेमिनी स्टूडियोज में, विशेष ध्यान रख लेना। They could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. Someone called the group an international circus. और कई लोगों ने तो इसको कहा कि ये तो जरूर कोई अंतर्राष्ट्रीय सर्कस वाले आ गए हैं। Someone called, किसी ने कहा, they weren't very good on the trapeze and their acquaintance with animals was only at the dinner table. वे ट्रेपीज यानी कलाबाजी, वे कलाबाजी के झूले पर बहुत अच्छे नहीं थे, और जानवरों से उनकी जान पहचान केवल भोजन की टेबल यानी मेज पर ही होती थी। फिर इसके बाद में बट दे प्रेजेंटेड वेरी यूँ कहूँ मैं आपसे, ये MRA वाला पार्ट इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इधर शॉर्ट आंसर टाइप में इस चैप्टर का, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बट दे प्रेजेंटेड 2 plays इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, देयर जोतम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर।
अंडरलाइन कर लेना, बार बार कर रहा हूं। ran several shows in Madras and along with the other citizens of the city, the Gemini family of 600 saw the plays over and over again. अब यहाँ पर उन्होंने 2 महत्वपूर्ण नाटक प्रदर्शित किए थे, जोतम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर। ये दोनों उन्होंने सर्वाधिक व्यावसायिक तरीके से प्रस्तुत किए थे और इन नाटकों को शहर के अन्य नागरिकों के साथ साथ जेमिनी परिवार के 600 सदस्यों ने बार बार देखा। अब इनमें क्या था, क्यों इतने फेमस हुए थे ये दोनों उनके प्ले थे जो द मैसेज, क्या मैसेज था, of the plays were usually plain and simple homilies, but the sets and costumes were first rate. देखिए ये थी बात कि जो इनका संदेश था, जो दोनों नाटक थे उनका, वो संदेश कोई अलग नहीं था, सामान्यतया सीधे साधे नैतिक उपदेश थे, परंतु जो मंच सज्जा और जो उनकी पोशाकें थी, ड्रेस थी, वो अति उत्तम थी। ये बात विशेष थी उनमें। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोतम वैली with the bare stage, a white background curtain and a tune played on the flute. ये पूरी जोतम वैली की कॉपी की है, इतना प्रभावित हुए थे वहाँ की। विशेष ध्यान रखना कौन कौन सी चीज़ उन्होंने जो MRA की जो प्लेस थे उनसे ग्रहण की थी। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना है आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो जोतम वैली था इसके उन्होंने दृश्य थे वो भी विशेष रूप से सनराइज और सनसेट के। ध्यान देना, बार बार कह रहा हूं मैं कि मद्रास व तमिल नाटक समुदाय पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा और कुछ वर्षों तक लगभग सभी तमिल नाटक जोतम वैली के ढंग से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के दृश्य प्रस्तुत करते रहे, जिनमें खाली मंच होता था और पीछे सफ़ेद पर्दा होता था और बांसुरी की धुन बजती थी। ठीक है, ये चीज़ थी। अब MRA से रिलेटेड आपका पूरा एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है, तो हम MRA को अलग से ही पूरा स्टडी करेंगे इसके नए पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर MRA और MRA के साथ में आया हुआ इंग्लिश पोइट स्टीफन स्पेंडर, ये दोनों इसमें से MRA वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग आंसर टाइप में जा सकता है, तो उसका हम अगले पार्ट में स्टडी करेंगे। थर्ड पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट की तरह वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिर बने रहिए अपने चैनल के साथ, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।